एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री चंद मैथ्स में। चलिए एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और जहाँ तक हमने कंप्लीट किया चलिए उसके बाद वहाँ से टॉपिक को देखते हैं। देखिए हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने क्या सीखा था, वेक्टर के बारे में सीख रहे थे। तो वेक्टर हमने ये सीखा था कि वेक्टर क्या होते हैं और कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैंने 3 प्रकार के वेक्टर के बारे में बता दिया था कि आपका क्या होता है कि समान वेक्टर क्या होते हैं, विपरीत वेक्टर क्या होते हैं, शून्य वेक्टर क्या होता है और एकांक वेक्टर क्या होता है। इन सब सारी चीज़ों की इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चौथे प्रकार के वेक्टर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और एक बात और, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उससे मतलब ये निवेदन है, विनम्र निवेदन समझ सकते हो कि वो क्या करें, पहले इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, तभी जाकर क्या होगी, सारी चीज़ों को समझ में आएंगी उन लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथे प्रकार के वेक्टर के बारे में समझते हैं। तो चौथा प्रकार के वेक्टर के बारे में समझने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें इंक डाल दें थोड़ा से, उसके बाद क्या करते हैं चौथे प्रकार के वेक्टर के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए तुम लोग साथ साथ में नोट भी बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए चलिए भैया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चौथे प्रकार के वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चौथे प्रकार के वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चौथा प्रकार का वेक्टर क्या उसको भी समझते हैं। तो चौथे प्रकार का वेक्टर जो हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। बहुत आराम से समझना तुम लोग, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। ठीक है, ये होता है। अच्छा देखो, इसका पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने ये बताया था कि एकांक वेक्टर किसे कहते हैं, मतलब एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे हम क्या बोलते हैं, एकांक वेक्टर बोलते हैं। लंबकोणीय एकांक वेक्टर किसे कहेंगे, मतलब एक ऐसा एकांक वेक्टर जिनके बीच का कोण कितना, जिनके बीच का कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर बोलते हैं। तो बहुत ध्यान से समझो, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 अक्ष लेंगे। वैसे हम अभी तक क्या पढ़े थे, 2 अक्ष के बारे में। जैसे ये हमारे पास क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वाई अक्ष है। ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है। ठीक है, तो लंबकोणीय एकांक घटक, लंबकोणीय एकांक वेक्टर किसे कहेंगे, मतलब क्या होता है, मतलब दो ऐसे एकांक वेक्टर जिनके बीच, दो ऐसे एकांक वेक्टर जिनके बीच क्या हो, जिनके बीच क्या आपका बने, जिनके बीच आपका जो कोण बने वो आपका क्या बने, 90 डिग्री का बने। ठीक है, तो मेरे भाई इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लंबवत खींचूंगा, लंबवत एक रेखा खींचूंगा या लंबवत अक्ष मान सकते हो, यहाँ से एक लंबवत अक्ष खींचूंगा। तो यहाँ से मैं ऐसे लंबवत अक्ष खींचना तो हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर खींच लूँ, समझ में आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा मैं इधर खींच लूँ, मान लीजिए इससे खींच दूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, जेड अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जेड अक्ष हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आपका क्या बना, 90 डिग्री का बन जाएगा भाई, इसके लंबवत है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये होगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या मानते हैं, जो यक्ष अक्ष के लिए हमारे पास जो एकांक सदिश होता है मेरे भाई, उसको हम आई कैप मानते हैं। और आई कैप माना ही जाता है, लिखा भी जाता है, जरूर नहीं है। आप ये कह सकते हो कि यक्ष अक्ष के लिए जो यक्ष अक्ष के अंदर जो एकांक सदिश होता है वो आपका क्या होता है, आई कैप होता है। और वाई अक्ष के लिए जो एकांक सदिश होता है वो आपका क्या होता है, जे कैप होता है। और जेड अक्ष के लिए जो एकांक सदिश होता है वो आपका क्या होता है, के कैप होता है। चलिए इन सब सारी चीज़ों को यहाँ लिख दें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यक्ष अक्ष के अनुदिश, क्या लिखेंगे, यक्ष अक्ष के अनुदिश एकांक, एकांक सदिश क्या होगा, एकांक सदिश से आई कैप होता है। वाई अक्ष के अनुदिश से, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, साथ साथ में नोट भी करते रहना तुम लोग। एकांक सदिश क्या होगा, बोलो बोलो तुरंत, क्या होगा आपका, जे कैप होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख दें, जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश क्या होता है, एकांक सदिश। चलो बार बार क्या लिखे, एकांक सदिश आपका क्या होगा, के कैप होगा। क्या होगा, के कैप होगा, मतलब ये लिखा ही जाता है। ठीक है, अच्छा देखो तुम लोग को अब ये इसमें समझ में नहीं आएगा सर जी ये सब क्या बना रहे हैं, मतलब इसके मतलब क्या है। तो मेरे भाई मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझो। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न कह दूँ, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ध्यान समझो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका पोजीशन वेक्टर 3i + 4j कैप है। क्या है, 3i कैप + 4j कैप। क्वेश्चन को फिर समझो, लिख लो तुम लोग। मतलब कोई एक व्यक्ति है और उसका जो पोजीशन वेक्टर वो आपका 3i + 4j कैप है, तो वह व्यक्ति कहाँ पर स्थित होगा, किस प्रकार मतलब किस सदिश पर स्थित होगा, उसका मतलब आप मतलब उसकी लोकेशन बताइए, वह कहाँ पर स्थित होगा। तो बहुत ध्यान से समझो, ये जो आई कैप होता है किसके लिए आता है, यक्ष अक्ष के लिए आता है।
मतलब जो आई कैप होता है मेरे भाई किसके लिए आता है, एक्स अक्ष के लिए आता है, ठीक है। और जो जे कैप होता है मेरे भाई किसके लिए आता है, आपका वाई अक्ष के लिए आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम लोग समझ गए होगे कि हमको ये लोकेशन बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स अक्ष खींचना पड़ेगा और वाई अक्ष खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसे मैं एक एक्स अक्ष बना दूंगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, वाई अक्ष बना दूंगा, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, वाई अक्ष बना दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान समझो, +3i का मतलब क्या होगा कि एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन को कितना चलना, 3 यूनिट चलना है। एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन कितना चलना, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट चल दीजिए, 1 2 3 यूनिट हुआ। वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन को कितना चलना, 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यानी यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इस टाइप से मिला देंगे। और यहाँ ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये आपका क्या मुख्य अक्ष हो, मुख्य अक्ष से अब यहाँ पर जो मिला ऐसे मिला देंगे इस टाइप से। तो ये हमारे पास जो सदिश होगा ये आपका क्या होगा, उस व्यक्ति का क्या होगा, मतलब वह व्यक्ति क्या होगा, इसी सदिश पर कहीं ना कहीं स्थित होगा। 3i प्लस क्या होगा, 4j, यानी उस व्यक्ति का जो लोकेशन होगा आपका क्या होगा, इस सदिश पर होगा, यहीं पर कहीं ना कहीं स्थित होगा। जैसे मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी प्रकार से, मान लीजिए यही व्यक्ति है, मान लीजिए यही यही आपका, मान लीजिए इसको इस तरीके से समझो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका क्या है, 3i-4j कैप है, ध्यान से समझो। वो आपका क्या है, 3i-4j कैप। अब मैं आपसे ये कह दूं कि चलिए इस व्यक्ति का आप लोकेशन बताइए, ये व्यक्ति कहाँ पर स्थित होगा। तो मेरे भाई ध्यान समझो, हमको क्या करना है, एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन हमको 3 यूनिट चलना, 3 यूनिट आपका चला है जैसे। लेकिन अब हमको क्या करना है, वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन कितना यूनिट चलना है, -4 यूनिट चलना है। तो मेरे भाई वाई अक्ष आपका पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, वाई अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन आपका क्या इधर है। तो यहाँ लेकर चलेंगे 1 2 3 4। अब इसको मिला देंगे ऐसे, इस टाइप से और इस टाइप से मिला देंगे, और यहाँ से मुख्य अक्ष से इसको ऐसे मिला देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका सदिश होगा उस व्यक्ति का क्या होगी, लोकेशन होगी। 3i और -4j कैप क्या होगी, उस व्यक्ति की लोकेशन होगी। अब तो बात समझ में आ गई तुम लोग को। अब तो ये मतलब क्लियर हो गया होगा कि मतलब इसको बनाने से क्या फायदा है, क्या क्या मतलब निकलता है इसको बनाने से। तुम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं, तुम लोग नोट कर लो इसको तुरंत। इसके बाद समझते हैं सदिश का परिमाण क्या होता है। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूं। जैसे मान लीजिए कि चलिए अभी तक हमने ये सीखा, मतलब बहुत से इसमें देखिए, तुम लोग एक बात बता दो, इसमें आपको क्या होगा, मतलब डिफिनेशन इसका नहीं पूछता कि वेक्टर क्या होते हैं, ठीक नहीं, मतलब इसमें आपकी डिफिनेशन नहीं पूछी जाती है। इसमें आपका क्या होता है, जो भी आएगा क्वेश्चन ही आएगा, न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए मतलब इसको न्यूमेरिकल कर करके आगे आगे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे मान लीजिए इसमें एक और क्वेश्चन समझो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें आपसे ये कहा दिया कि उसकी जो पोजीशन डायरेक्ट है 2i+3j कैप प्लस क्या 4k कैप है, तो उस व्यक्ति की लोकेशन बताए। तो मेरे भाई बहुत सिंपल है, हमको एक्स अक्ष के अनुदिश कितना चलना पड़ेगा, 2 यूनिट चलना पड़ेगा, समझो बात को। एक्स अक्ष के अनुदिश कितना चलना पड़ेगा, 2 यूनिट चलना पड़ेगा, ठीक है। और जे कैप का मतलब क्या होगा, हमको वाई अक्ष के अनुदिश कितना चलना पड़ेगा, वाई अक्ष के अनुदिश हमको 3 यूनिट चलना पड़ेगा, कितना 3 यूनिट चलना पड़ेगा। और के कैप का मतलब यह है कि जेड अक्ष के अनुदिश हमको कितना चलना पड़ेगा, 4 यूनिट यानी 4 यूनिट चलना पड़ेगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि मतलब अब इसको हम देख कर हम लोकेशन उसका बता सकते हैं, वह व्यक्ति की लोकेशन कहाँ स्थित होगी। समझ में आ गया होगा, रब कर दें इसको, चलिए रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे हम ये समझेंगे कि सदिश का परिमाण क्या होता है, ठीक है। चलिए भैया नोट कर लो साथ साथ में तुम लोग, और पढ़ते रहो इसी तरीके से, साथ साथ नोट भी करते रहो। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद समझते हैं कि सदिश का परिमाण क्या होता है। चलिए सदिश का परिमाण के बारे में सीखते हैं कि सदिश का परिमाण क्या होता है, और उन सब सारी चीज़ों को समझते हैं। चलिए तो यहाँ से हम क्या कर दें, रब कर दें इसको ने, चलिए रब कर दिए। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, सदिश का परिमाण, क्या पढ़ेंगे, सदिश का परिमाण के बारे में। तो लिख दें यहाँ, तो लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत आराम से समझना तुम लोग, सदिश का परिमाण क्या होता है। मेरे भाई ध्यान समझो, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन दे दूं कि वेक्टर ए बराबर, मतलब कोई ए है, मतलब कोई बिंदु ए है, उसका सदिश दिया है। वेक्टर ए बराबर आपका दिया 3i+4j कैप। अब इसमें आपको ये पूछा है कि चलिए आप इसका परिमाण निकालिए, मतलब इस वेक्टर का आपको क्या निकालना, परिमाण निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान समझो।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जब यहाँ तुम लोग समझ गए होगे, यानी आई कैप कहा तो इसका मतलब ये है कि हमको यक्ष अक्ष बनाना पड़ेगा, और एक जे कैप कहा तो मतलब वाई अक्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग इसी तरीके से समझो कि जो आपका ये होता है, चलिए यहाँ से बनाते हैं, यक्ष अक्ष ये हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, यक्ष अक्ष हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, वाई अक्ष हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, वाई अक्ष हुआ। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 3i का मतलब क्या हुआ, हमको यक्ष अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट चलना है, 3 यूनिट चलना है, तो यहाँ से 1 2 3 यूनिट चल दीजिए। ठीक है, और वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन को कितना, 4 यूनिट, यानी 1 2 3 4 यूनिट, 4 यूनिट इधर चल देंगे। ठीक है, तो अब इसको मिला देंगे, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको मिला देंगे इस टाइप से। ठीक है, चलिए थोड़ा से गलत हो गया, थोड़ा आगे बढ़ा कर मिला देंगे इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे मिला देंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 3i का मतलब 3 यूनिट चला, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं O है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q है। अब हमको क्या निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति मतलब इसका क्या होगा, लोकेशन हो जाएगी, मतलब ये आपका वेक्टर ए होगा, ये आपका क्या होगा, वेक्टर ए होगा। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, इस वेक्टर ए का परिमाण निकालना है, यानी वेक्टर ए का परिमाण मतलब हमको ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, ध्यान समझो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी यह 3i दिया तो इसका मतलब ये है कि हमको यक्ष अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन कितना चलना है, 3 यूनिट चलना है। और 4j का मतलब ये हुआ कि हमको वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन कितना चलना है, 4 यूनिट चलना है। तो हमने 3 यूनिट चला, यानी 1 2 3 यूनिट ये हुआ, और हमने वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन चला 1 2 3 4 यूनिट ये हुआ। इसको हमने इस तरीके से मिला दिया, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। ठीक है, मतलब ये 4 तो ये भी 4 होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वेक्टर ए का हमको क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो ए बराबर आपका क्या होगा, ए बराबर आपका ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास हमको क्या निकालना है, देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, लंब है, तो यानी हमारे पास ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कड़ होती है। मैं कह सकता हूँ कि आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर हमको ओपी निकालना है, यानी ये कड़ निकालना है, तो हमारे लिए क्या होगा, यानी ओपी स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं, यानी ओपी स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, यानी कड़ का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस क्या होगा, लंब का वर्ग, यानी आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ओपी स्क्वायर हमारे पास क्या है, यानी ए है, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। भाई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए की लंबाई क्या हो जाएगी, ए होगी ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारे पास कितना होगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अभी इसको तुम लोग जोड़ना मत, अभी इसी तरीके रखने दो, इस तरह रहने दो कि ए बराबर हमारे पास क्या होगा, करीब 3 स्क्वायर प्लस कितना होगा, 4 होगा, 4 स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास, अगर इसी तरीके से समझो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, इसी तरीके से समझ लो कि अगर ये हम कह दें कि वेक्टर ए बराबर हमारे पास हमारे पास क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या है, सी के कैप है। तो इसका जो परिमाण होगा, यानी ए किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर, यानी आई कैप के गुणांक का वर्ग कर देंगे, उसके बाद जे कैप के गुणांक का वर्ग करेंगे, यानी बी स्क्वायर, उसके बाद के कैप के गुणांक का वर्ग करेंगे, यानी सी स्क्वायर के बराबर होगा। मेरे भाई ध्यान समझो, जब अगर ये आपका क्या है, यानी ए का हमने मान निकाला, वो किसके बराबर होगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी आई के गुणांक का वर्ग हुआ, जे का गुणांक का वर्ग हुआ। इसी प्रकार अगर मान लीजिए के का गुणांक दिया रहा था, तो आपका क्या होता, उसी का भी गुणांक हो जाता है, इसी का वर्ग होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो इसको मान लेते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर का अगर हमको परिमाण निकालना है, तो इसके लिए अगर वेक्टर ए बराबर आपका ए आई कैप प्लस बी जे प्लस सी के कैप या इतने दिया है, ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या होगा, उसका जो परिमाण का सूत्र होगा आपका क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण का सूत्र ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जहाँ ए आपका क्या है, यहाँ इसको लिख देते हैं, जहाँ ए आपका क्या होगा, मतलब आई वेक्टर आई कैप का गुणांक होगा, आई कैप का गुणांक है, क्या होगा, आई कैप का गुणांक होगा। बी आपका क्या होगा, जे कैप का गुणांक होगा, बी आपका क्या होगा, जे कैप का गुणांक होगा। और आपका जो सी होगा वो आपका क्या होगा, के कैप का गुणांक होगा, वो आपका क्या होगा, के कैप का गुणांक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मतलब किसी भी वेक्टर का एकांक, किसी भी वेक्टर का आपको क्या निकाल, मतलब किसी भी सदिश का आप क्या निकाल सकते हो, परिमाण निकाल सकते हो, किसी वेक्टर का आप क्या निकाल सकते हो, परिमाण निकाल सकते हो। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और आगे इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं।
चलिए तो इसको रब कर दें। चलिए इस पर देखते हैं, आपका एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, तो रब कर देते हैं इसको। चलिए इसमें आपका एक क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर मान लो कि वेक्टर, चलिए इसको नोट कर लो, उसके बाद इसको रब कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, जो लिख चुके होंगे। इसमें क्वेश्चन आपका ये कहा, इसमें ये कहा है कि वेक्टर ए बराबर 2i+3j, ठीक है, क्या दिया, 2i+3j है। तो अब इसको हमको क्या निकालना, तो इसमें आपको ये निकालना इसका परिमाण और आप इसका एकांक सदिश निकालिए। अच्छा, 2i+3j+4k है। क्वेश्चन आपका ये दिया है कि एक आपका क्या है, मतलब वेक्टर ए बराबर आपका दिया है, एक आपका सदिश दिया है, वो आपका क्या दिया, 2i+3j+4k है। तो आपको ये निकालना उसका परिमाण व एकांक सदिश निकालना है, ठीक है, परिमाण व एकांक सदिश निकालना है, ठीक है। एकांक सदिश हमने आगे ही बता दिया था आप लोग को। चलिए इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद इन सब सारी चीज़ों को, क्वेश्चन को, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से इसको भी रब कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन इस पे लिखिए तुम लोग, आपका इसमें ये दिया है कि वेक्टर ए बराबर आपका दिया है 2i, उसके बाद दिया है 3j + 4k। इसमें आपके दिया निकालने के लिए कह रहा है कि परिमाण व एकांक सदिश निकालिए, परिमाण व एकांक सदिश निकालिए। परिमाण व क्या, परिमाण व एकांक सदिश निकालना है। तो भाई परिमाण कैसे निकालोगे, परिमाण के लिए अभी हमने सूत्र बताया कि वेक्टर ए बराबर किस रूप का है, ai + bj + ck के रूप का है। तो अगर हमको परिमाण निकालना, यानी वेक्टर ए का परिमाण, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। अभी सूत्र हमने बताया ए बराबर क्या होगा, a² + b² + c², ठीक है। मतलब i के गुणांक का वर्ग प्लस क्या होगा, j के गुणांक का वर्ग प्लस क्या होगा, k के गुणांक का वर्ग, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको लगा देते हैं। तो a का वर्ग मतलब कितना होगा, 2 का वर्ग कर लेते हैं, उसके बाद 3 का वर्ग कर लेते हैं, उसके बाद 4 का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 2 किसका है, i का गुणांक का वर्ग मतलब a है, और b आपका कितना 3 है, और c आपका कितना 4 है। अब इसको हल कर देंगे। अब जो गुणा वहाँ हमने करने के लिए रोका था तुम लोग, अब यहाँ गुणा कर सकते हो, परिमाण निकालना। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 9 4 13, और 13 और 16 जोड़ दोगे कितना होगा, 29। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 29 मात्रक, कितना हो जाएगा, 29 मात्रक, यानी 29 यूनिट, करीब 29 यूनिट आपका ये हो जाएगा किसका, यानी वेक्टर ए का जो परिमाण आएगा कितना होगा, करीब 29 मात्रक होगा। अब हमको क्या निकालना, इसका एकांक सदिश निकालना। तो वेक्टर ए का एकांक सदिश यानी आपका क्या होगा, यानी एकांक सदिश के लिए हम क्या करते हैं, ए लगाकर उस पर हम क्या लगाते हैं, मतलब उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो कैप ए क्या होगा, कैप ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया था सूत्र, किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर पर हम क्या निकाल देंगे, उस वेक्टर पर मतलब कैप लगा देंगे, उसके बाद किसके बराबर, वेक्टर a/a के बराबर होगा। यानी ये हमारे पास क्या है, ये आपका दिशा बताएगी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बताता है, परिमाण बताता है, ठीक है। तो चलिए वेक्टर ए आपका कितना दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है, वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं एकांक सदिश, क्या लिखते हैं, एकांक सदिश, क्या लिखते हैं, एकांक सदिश। तो कैप ए बराबर वेक्टर a/a, वेक्टर a/a, जो हमने ए अभी हमने निकाला तो वहाँ मान रख देंगे। चलिए इसके बाद ये देखते हैं वेक्टर ए का मान आपका क्या, 2i + 3j, ठीक है, और प्लस क्या है 4k है, ठीक है। तो मेरे भाई ए कैप क्या है, ए कैप वेक्टर ए बराबर, अब बटे आपका कितना लगा देंगे, यानी ए है, तो ए का मतलब परिमाण है, परिमाण हमारे पास कितना, करीब 29 है, तो कुल के बटे कितना होगा, करीब 29, बीच में प्लस लगा तो उसको अलग अलग कर देते हैं, सजा कर थोड़ा लिखेंगे, इसको अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, 2/29 आई कैप हो जाएगा, प्लस 3/29 कितना होगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस 4 बटे कितना, करीब में 29 या 29 का दो, के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी इसका परिमाण हो जाएगा, वेक्टर ए का आपका परिमाण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी वेक्टर ए का आपका एकांक सदिश,
वेक्टर ए का आपका जो एकांक सदिश आपका ये हो जाएगा, और वेक्टर ए का जो परिमाण होगा आपका ये होगा, ये आपका परिमाण है और ये आपका क्या होगा, एकांक सदिश है। तो आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी जहाँ ना समझ में आए वहाँ तुम लोग कमेंट कर लेना। ठीक है, चलिए नोट कर लो। इसके बाद समझते हैं सदिशों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो इसको तुम लोग नोट कर लो तुरंत। उसके बाद चलते हैं सदिशों का जोड़ और घटाने पर चलते हैं। सदिशों का जोड़ कैसे किया जाता है उन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो। सदिशों का जोड़ करने के लिए दो नियम होते हैं। एक आपका त्रिभुज विधि होता है और दूसरा आपका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज नियम होता है। क्या होता है, दो विधि होती है। तो इसको नोट कर लो। उसके बाद अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ, उसको कर लेना। जैसे मान लीजिए वेक्टर, चलो वेक्टर ए ना वेक्टर बी कर लेते हैं। वेक्टर ई बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप है। तो आप इसका क्या निकालना, आपको ये निकालना पड़ेगा। आप इसको करके दिखाइए, मतलब इसको कमेंट बॉक्स में लिखना तुम लोग करके। वेक्टर बी बराबर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। तो इसका तुम लोग परिमाण निकालोगे और क्या निकालोगे, एकांक सदिश निकालोगे। ठीक है, चलिए मतलब ये क्वेश्चन तुम लोग करके कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सदिशों का जोड़ क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। तो 1 मिनट इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सदिशों का जोड़। चलिए इसके बाद देखते हैं सदिशों का जोड़ कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं। तो सदिशों को जोड़ करने के लिए हमने आपको दो नियम यहाँ पर हमने लिख दिया। पहला नियम आपका त्रिभुज विधि होता है और दूसरा आपका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के द्वारा हम निकालते हैं। ठीक है, तो पहले विधि पर चलते हैं और पहले विधि और दूसरा विधि का प्रयोग कैसे किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसको भी देखना है। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज विधि में आप क्या करते हैं, जैसे मान लो त्रिभुज में मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसकी डायरेक्शन आपका इस तरीके से दिया, वेक्टर बी आपकी डायरेक्शन इस तरीके से। अगर इसमें ये कह दें कि आपको चलिए आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़कर बताइए, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को प्रीफर करेंगे। चाहे आप वेक्टर ए को प्रीफर करिए या चाहे वेक्टर बी को प्रीफर करिए। तो हम मान लेते हैं वेक्टर ए को हमने प्रीफर कर दिया। क्या किया, वेक्टर ए को हमने प्रीफर किया है। क्या किया, वेक्टर ए को हमने पहले ले लिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो वेक्टर ए पर मान लीजिए कोण कुछ तो बना होगा, मान लेते हैं मतलब कुछ भी बना, 30 45 कुछ डिग्री का कोण बना होगा। ऐसे इस पर कुछ तो कोण बना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमको अब इसको हमको क्या करना मतलब जोड़ना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड पर। अच्छा एक बात समझो, ये हमारे पास जो होता है ये आपका क्या होता है, हेड होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, टेल होता है। जिसे हम हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, इसको टेल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमको क्या करना, वेक्टर प्लस वेक्टर बी जोड़ना है। तो वेक्टर ए के क्या करेंगे, हेड पर, वेक्टर ए के हेड पर हमको क्या करना है, मतलब इसके मतलब कितना कोण बना था, मतलब थीटा कुछ भी कोण बना हो, तो हम क्या कर देंगे, इस टाइप ऐसे बढ़ा देंगे थोड़ा से, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, उतने बीच का मतलब जितने कोण बना होगा उतने का हम कोण बना देंगे। और यहाँ से हमारे पास जो ये रेखा जाएगी, मतलब ये जो आपका सदिश होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका वेक्टर बी होगा। वो आपका क्या होगा, वेक्टर बी होगा। मतलब जो वेक्टर ए पर जितने डिग्री का कोण बना तो वही उसी डिग्री का कोण हम वेक्टर बी पर बना देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वेक्टर बी के हेड से और वेक्टर ए के टेल से इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा जो सदिश होगा, मतलब ये जो हमारा सदिश बनेगा वास्तव में आपका ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये आपका क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इसे हम क्या दर्शाते हैं, वेक्टर आर से। तो वेक्टर आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ वेक्टर ए को प्रीफर किया, आप क्या कर सकते हो, वेक्टर बी को प्रीफर कर सकते हो। तो वेक्टर बी का आप ये समझो, मान लीजिए हमने वेक्टर बी को लिया, तो वेक्टर बी का हमारे पास डायरेक्शन क्या था, इस टाइप से था, इस टाइप से था वेक्टर बी। आपका वेक्टर बी क्या था, इसकी मतलब डायरेक्शन इस तरीके से था। तो मान लेते हैं वेक्टर बी हमारे पास ये है, क्या है, वेक्टर बी आपका ये है, क्या हमारे पास ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब हमको क्या करना, वेक्टर ए जोड़ना। तो हमने क्या बताया कि अब हमारे पास वेक्टर बी पर जितने यह कोण बना होगा, ये जितनी डिग्री का कोण बना होगा सेम उसी डिग्री का कोण हम वेक्टर ए पर बना देंगे। तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा से हम इस टाइप से ऐसे मिला देंगे, ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण वेक्टर बी पर बना है उसी डिग्री का कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे इसको, यानी ये आपका ऐसे इस टाइप से हो जाएगा। हाँ, इसका जो थोड़ा थोड़ा ठीक 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 है, मतलब इसकी डायरेक्शन इस टाइप से थी, तो ऐसे कर देंगे, मतलब ऐसे इस टाइप से वेक्टर ये आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा,
उसी डिग्री का कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमको परिमाण निकालना है, तो हमने ये बताया कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर ए हुआ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर ए हुआ। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर ए हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, और ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए के हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के क्या करेंगे, हेड से वेक्टर बी के हम क्या निकाल, वेक्टर बी के टेल को मिला देंगे ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस क्या होगा, वेक्टर बी होगा। तो इसको जोड़ने की जो विधि होती है, तो आप इस तरीके से इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, कि अगर मान लीजिए हमको वेक्टर ए को प्रीफर करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए के हेड पर हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए पर जो कोण बन रहा था उसी कोण का एंगल मानकर हम क्या करेंगे, मतलब उसी कोण को एंगल मानकर हम क्या करेंगे, वेक्टर बी पर भी उसी सेम डिग्री का कोण बना देंगे। फिर उसका क्या करेंगे, वेक्टर बी के हेड से और वेक्टर ए के टेल को मिला देंगे, तो वो आपका जो होगा वेक्टर आर कहलाएगा। सेम प्रक्रिया इसमें भी हमको कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा आपका क्या है, दो सदिशों के योग के परिणामी का परिमाण। ठीक है, तो दो सदिशों के योग के परिणामी का जो परिमाण निकाला जाता है, वो हम किस विधि से निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो कि मतलब अगर दो सदिशों का जोड़ करना तो इस टाइप से हम करेंगे। ठीक है, इस टाइप से। चलिए, तो ये हुआ। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं आपका, और चलिए इसको यहाँ से हम इसको दूसरा लगाते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे उसको देखते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं, दूसरा जो इसमें है, दो सदिशों के योग के परिणामी का परिमाण, मतलब भी जो हमने दो सदिश को जोड़ा है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर इसका हमको परिमाण निकालना पड़े, भाई आर का परिमाण यानी वेक्टर आर का परिमाण निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज के नियम से क्षेत्रफल से निकालते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ से, जैसे हमारे पास क्या होता था कि अगर ये हमारे पास वेक्टर ए है, समझो बात को, अभी हमने बताया कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसका परिमाण मतलब इसका अगर हमको इनकी जो योग हो, अगर हमको इनको योग निकालनी पड़ती थी, मतलब इसका अगर हमको योग निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, योग निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो यहाँ से हम क्या कर देते थे कि अगर हम वेक्टर ए को मानते तो वेक्टर ए हमारे पास इस तरीके से हो जाता था, और इस पर हम क्या करते थे, मतलब ऐसे इसी एंगल को मानते हुए हमने क्या करते थे, इस टाइप से ये हमारे पास क्या होता था, वेक्टर बी होता था। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता था, इस तरीके से कोण बनता था। ठीक है, मतलब ये प्रक्रिया हम तो करते थे। अगर हम इस प्रकार से हम इसको क्या करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा इसको बना देते हैं इस टाइप से, तो यहाँ से अगर हम ऐसे इसको बना दें, और चलिए इसको इस टाइप से ये हो जाएगा, और ये हमारे पास जो कोण बन रहा है इस टाइप से हो जाएगा, थोड़ा डॉटेड लाइन में कर देंगे ऐसे। ठीक है, और ये हमारे पास इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर बी है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है। भाई हमने क्या किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को भी हमने जैसे जोड़ा था, थोड़ा इसको हम थोड़ा सा एक क्लियर चित्र बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से हम बताते हैं तुमको। चलिए अब वेक्टर आर का मान कितना हो जाएगा, यानी आपका किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। चलिए इस पर हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हमको क्या निकालना, वेक्टर आर का हमको क्या निकालना, परिणामी निकालना है, यानी इसका थोड़ी वेक्टर आर का हमको क्या निकालना, परिमाण निकालना है। ठीक है, वेक्टर आर का हमको क्या निकालना, परिमाण निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मान लेंगे, थोड़ा सा इसमें एक रचना करेंगे। ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ये हमारे पास क्या है, थीटा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम यहाँ से क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे इस टाइप से इस पर लंब खींच देंगे, इस टाइप से क्या कर देंगे, लंब खींच देंगे। अब इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है, और ये हमारे पास o है, ये हमारे पास क्या है, p है। ठीक है, भाई देखो हमको क्या निकालना, वेक्टर आर का क्या निकालना, परिमाण निकालना है। तो इसके लिए तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये त्रिभुज ले लें कि यम एन ओ में या ओ एन यम में कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, मतलब कर तो हमको पता है, लेकिन लंब और आधार हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लंब और आधार को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज
ONP लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? त्रिभुज ONP में। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ONP में क्या लेकर चलेंगे? त्रिभुज ONP में लेकर चलेंगे, या PNO कह सकते हो या ONP कह सकते हो, दोनों बात एक ही है। तो ONP लेकर चलेंगे। तो अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कड़ होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब बटे कड़। तो लंब का मान हम ये कह सकते हैं कि लंब हमारे पास कितना है? ON है, और कड़ हमारे पास कितना है? वेक्टर B यानी B हो जाएगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि चलिए कुल मिलाकर अगर हम ON का मान निकालें तो ON बराबर आपका क्या हो जाएगा? B साइन थीटा हो जाएगा। यानी इसकी जो लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? B साइन थीटा हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम ये कहते हैं चलिए कॉस थीटा का मान निकालिए आप, तो कॉस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा? कॉस थीटा आधार बटे कड़ यानी OP बटे कितना हो जाएगा? कड़ यानी PN यानी B हो जाएगा। OP का मान कितना हो जाएगा? OP का मान आपका ये हो जाएगा B कॉस थीटा हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? B कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है? वेक्टर R का परिमाण निकालना है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज MNO पर लेकर चलेंगे। त्रिभुज किस में लेकर चलेंगे? त्रिभुज MNO में, त्रिभुज MNO में लेकर चलेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लग रहा है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने भुजा कड़ ये लंब हो जाएगी, सॉरी ये कड़ होगी और ये लंब ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा? कड़ का वर्ग, कड़ हमारे पास क्या R है तो R का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारे पास क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर है, तो इसकी मतलब M से P तक की दूरी क्या होगी? A होगी। ठीक है, अब पूरा दूरी हमको लेना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A प्लस B हो जाएगा, A प्लस B कॉस थीटा। तो कड़ का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग हमारे पास कितना, ये पूरा B साइन थीटा है, तो कितना हो जाएगा? B साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस बी का मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस क्या होगा? 2AB कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 2AB कॉस थीटा, एक और प्लस B को स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2AB। ठीक है, तो 2AB कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? B साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, तो A स्क्वायर, यह देखो B स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो B स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो B स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कितना होगा? 2AB कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका एक हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 2AB कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब देखो अगर हमको R यहाँ से हटाना है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, चलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर कर लेते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं। यानी हमारे पास अगर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और कितना हो जाएगा? इसका मान तो एक हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 2AB कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हमको स्क्वायर हटाएंगे तो आपको कार्डिंग हो जाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 2AB कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी सदिश का अगर हमको परिमाण निकालना है, ठीक है, मतलब दो सदिश अगर दिए हैं उनके योग का अगर हमको परिणामी का परिमाण निकालना है तो हम किस सूत्र से निकालेंगे? R बराबर कार्डिंग में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा के रूप में करके लगाएंगे। तो आशा करता हूँ इसको तुम लोग अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो तुम लोग क्या कर सकते हो, पीछे करके देख सकते हो, क्योंकि तुम लोग के हाथ में कंट्रोल है। ठीक है, तो इसको 2 बार 3 बार पीछे करके आप लोग देख सकते हो, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उस पर हम इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे और साथ साथ जो भी टॉपिक होगा उसको आगे लेकर चलेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, यहाँ से इसको यहीं पर अंत करते हैं।